ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू संकल्प क्लासेस। और आज हमारा पहला लेक्चर है फॉर क्लास 11th जेई मेंस कोर्स, राइट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स, क्योंकि आप सारे बच्चे जब आप क्लास 11th में आते हो तो दो तीन बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। पहला, जब आप क्लास 10 से क्लास 11th में आते हो ना बेटा, तो जो 11th क्लास का सिलेबस है वो क्लास 10th के सिलेबस से 3 गुना 4 गुना है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, ठीक है। और प्रैक्टिस का मतलब कुछ ऐसा आप समझ लीजिए, से अभी आप क्लास 10th के जब आपने बोर्ड के एग्जाम दिए, तो बोर्ड के एग्जाम में जिस इंटेंसिटी से आप लोग पढ़ रहे थे, लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना आप दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे होगे, राइट। तो अब जिन भी बच्चों ने मैथमेटिक्स चूज किया है क्लास 11th में, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो जेई की तैयारी लगभग ऐसा कि आप बोर्ड्स की तैयारी मतलब जिस तरीके से आपने बोर्ड्स की तैयारी करी लास्ट के 1 महीने में, अब आपको वैसी ही तैयारी करनी है अगले 2 साल के लिए। मतलब उतनी मेहनत आपको हर रोज करनी है जितनी मेहनत आप बोर्ड के एग्जाम्स के ड्यूरेशन में कर रहे थे, राइट। तो विद दिस नोट, है ना, उस इंटेंसिटी से हम शुरुआत करें। क्योंकि अगर, अच्छा एक चीज़ और थी बेटा, जो 11th कोर्स के शुरू के 2-3 महीने हैं, मैं स्पेसिफिकली अब मैथ्स की बात कर रहा हूँ, है ना, जो मैथ्स के शुरू के 2-3 महीने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे 11th-12th के मैथमेटिक्स के कोर्स में शुरू के 3 मंथ्स की इंपॉर्टेंस कुछ अलग ही नेचर की है। रीज़न, हम शुरू के 3 महीने में कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो पूरे मैथ्स का एक बेस क्रिएट करेंगे। तो अगर आपके शुरू के 3 मंथ्स का जो कोर्स है वो बहुत अच्छे से, शुरू के 3 मंथ्स का मतलब हो गया मेरा मोटा मोटा शुरू के 3 या 4 चैप्टर। वो 3-4 चैप्टर कौन से हो गए? बेसिक मैथ्स, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो 5 चैप्टर जो हैं, तो ये शुरू के 5 चैप्टर जिस बच्चे के सॉलिड हुए, जिसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो फिर उस बच्चे को आगे दिक्कत मैथ्स में नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको मैथ्स में परेशानी हुई या कॉन्सेप्ट आपके ऊपर नीचे हुए या कॉन्सेप्ट हिल गए जिसको हम कहते हैं, तो वो शुरू के 4-5 चैप्टर ही होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपका बेस बहुत फर्म बन जाए, शुरू के ये जो मैंने 4-5 चैप्टर्स आपको बताए हैं, तो उस बेस को फर्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपको हर लेक्चर के बाद एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की फॉर्म में एक असाइनमेंट, जिसको हम डीपीपी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो हर क्लास के बाद, हर लेक्चर के बाद एक डीपीपी आपको असाइन की जाती है। तो उस डीपीपी को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। तो अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस करके नहीं आ रहे हो, है ना, अगली क्लास में आने से पहले आप प्रीवियस क्लास को रिवाइज नहीं कर रहे हो और उसका होमवर्क नहीं कर रहे हो, फिर आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। फिर आप, होता ना कि आपका बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं बैठेगा, और अगर बेस स्ट्रांग नहीं बैठा तो फिर आगे आपको मैथ्स फिर मुश्किल लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स आपको आसान लगे और कोई भी दिक्कत आपको ना आए, तो जो आपको समझाया है कि शुरू के 5 चैप्टर्स बहुत क्रूशियल हैं, बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, और गलती का स्कोप ना रहे तो उसके लिए तरीका बता दिया। हर रोज जो भी पढ़ा जा रहा है उसको क्लास नोट्स अपने रिवाइज करो, जो भी आप नोट्स बना रहे हो अच्छे से रिवाइज करो, और अगली क्लास से पहले जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क है इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी वो आप कंप्लीट करो, राइट। तो स्टार्टिंग विद द कोर्स नाउ, आपने अगर एनसीईआरटी देखा है क्लास 11th का, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में जो सबसे पहला चैप्टर है वो सेट्स है। तो बट एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग द सेट्स, हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको हम ब्रिज कोर्स भी कह देते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि जब हम क्लास 10 से क्लास 11th में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ी हैं बट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम रिवीजन करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो प्रैक्टिकली ना तो क्लास 10th के सिलेबस में काउंट होती हैं और ना क्लास 11th के सिलेबस में काउंट होती हैं, पर उन चीज़ों पे पकड़ होना बड़ी, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो उन सारी चीज़ों को हमने एक नाम दे दिया बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स कवर करेंगे, ये 3 या 4 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 11th का एनसीईआरटी के हिसाब से है वो सेट्स, तो फिर हम उस पर मूव ऑन करेंगे। बट इसको हम प्रैक्टिकली एक चैप्टर मानते हैं अपने लैंग्वेज में, बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स में बेटा विल बी कवरिंग नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, a+b² a+b³, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे इन बेसिक मैथमेटिक्स। और नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, है ना, नंबर सिस्टम आपने 9th में पढ़ा, फिर 10th में पढ़ा, फिर 11th में हम फिर एक बारी रिकॉल करने जा रहे हैं। रीज़न है उसका, क्योंकि मैथ्स की जब भी बात होगी तो नंबर से बात होगी, और जब भी आप इंग्लिश की बात करते हो तो अल्फ़ाबेट से बात करते हो, राइट। तो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम,
तो पहले हमें ये देखना है कि मैथमेटिक्स में नंबर्स कहाँ से आए, कैसे इवॉल्व हुए। तो मैथमेटिक्स में बेटा सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, आपने पढ़ा है, ये सुना है टर्म। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? वो नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज हुए। काउंटिंग के लिए यूज होने का मतलब है, हम कहते हैं ना मेरे पास 5 किताबें हैं, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे 10 फ्रेंड्स हैं। तो काउंटिंग के लिए जो हम नंबर्स यूज करते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स हम कौन से मानते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये जो नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट। और नेचुरल नंबर्स को बेटा हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर है वो अपने आप में एक सेट है। ये अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सेट। जब मैंने बोला कि नेचुरल नंबर एक सेट है, तो सेट का मतलब क्या है? जैसे ये सेट तो वैसे हमारा अगला चैप्टर है, बट सेट का जो मोटा मोटा डेफिनेशन है ना बेटा, वो क्या है? दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस ये सेट का डेफिनेशन है ना। वैसे हमने पढ़ना है अगले चैप्टर में, बट सेट है क्या? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब मैं कहता हूं नेचुरल नंबर एक सेट है, रीजन नेचुरल नंबर एक वेल डिफाइंड सेट है। और जब भी हम सेट को लिखते हैं ना बेटा, सेट का नाम कैपिटल लेटर से, तो जैसे नेचुरल नंबर का नाम हमने लिखा कैपिटल एन से। और सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कह लो या एलिमेंट्स कह लो, ये ना जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स लिखा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स। तो मेरे को पता है नेचुरल नंबर सेट में एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमेशा हम किस में इनक्लोज करते हैं? करली ब्रैकेट्स में। तो देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैंने सेट लिखा नेचुरल नंबर और फिर मैंने ऐसे कुछ करली ब्रैकेट्स लगाए हैं, है ना, कुछ करली ब्रैकेट्स। और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और डॉट डॉट लगाने का मतलब है यहाँ पे, है ना, आपको लास्ट में ये डॉट 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 दिखाई दे रहा है। डॉट 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 का पर्पस क्या है? कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये अनकाउंटेबल हैं, मतलब अनगिनत हैं, इनफाइनाइट हैं। और जब भी एक इनफाइनाइट सेट होता है तो जाहिर है हम उस इनफाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख नहीं सकते, बिकॉज खत्म ही नहीं हो रहा है। तो क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम लिख ही नहीं सकते, तो उसका मतलब हम क्या करते हैं? हम वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को लिस्ट करके कॉमा कॉमा डॉट 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 लगा के छोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा एक सेट। बट सेट का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि मेरे को पता है कि कौन नेचुरल नंबर है और कौन नेचुरल नंबर नहीं है ना। उसके लिए भी थोड़ी सी और बात करते हैं। एक नया टर्म हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला सिंबल हम मैथमेटिक्स में बहुत यूज करेंगे, और इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसका क्या नाम है? बिलोंग्स टू। और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू, दिस इज यूज्ड बिटवीन एलिमेंट एंड सेट। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका क्या मतलब है? जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी, नेचुरल नंबर एक सेट है, तो सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट्स से स्टार्ट करते हैं। फिर एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें 1 है एलिमेंट, 2 है, 3 है, 4 है, बट अनगिनत एलिमेंट्स तो डॉट डॉट लगा के हमने छोड़ दिया। अब मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो बिलोंग्स टू का सिंबल है, इस पे बात करो। तो बिलोंग्स टू का सिंबल कैसे यूज होगा? हमें पता है जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 इस सेट का एक ऑब्जेक्ट है, एक एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू n। तो जब मैं लिखता हूं 1 बिलोंग्स टू n, इसका मतलब 1 एक नेचुरल नंबर है। सिमिलरली जैसे 4 बिलोंग्स टू n या 10 बिलोंग्स टू n। बट हमें यह भी पता है कि 3/4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। और क्योंकि 3/4 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 3/4 इस सेट को बिलोंग नहीं करता।
और क्योंकि 3/4 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, मतलब 3 डज नॉट बिलोंग टू n, है ना। तो ये एक नया सिंबल बन गया हमारे पास, कौन सा, ये। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू, है ना। इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, तो इसको हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 3/4 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 3/4 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 4 एक नेचुरल नंबर है, तो हम बोलते हैं 4 बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका मतलब ये जो सिंबल है, सिंबल के इस तरफ क्या आ गया, एलिमेंट ऑफ द सेट, और इस तरफ क्या आ गया, सेट। देखो ना, दिस इज एलिमेंट ऑफ द सेट, दिस इज अ सेट। तो बिलोंग्स टू का सिंबल हमें जब भी यूज करना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट होगा और राइट हैंड साइड में एक सेट होगा। खैर ये हम बहुत डिटेल में सेट्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द नंबर सिस्टम अगेन, तो आई होप नेचुरल नंबर्स आपको समझ में आ गया है ना, कि नेचुरल नंबर क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है, और नेचुरल नंबर्स में आता क्या है, सारे नंबर्स जो पर्पस ऑफ काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। फिर नेचुरल नंबर्स के बाद, नेचुरल नंबर्स के बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या है, ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो, है ना, बस ये जीरो एक्स्ट्रा आ गया इसमें, दिस एलिमेंट जीरो एड ऑन हो गया, है ना, सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इट कॉन्स्टिट्यूट होल नंबर्स। तो मैं बोल सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस और नो। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी हैं, बिल्कुल सही है, बट सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है। रीजन है जीरो, है ना, जीरो होल नंबर में तो काउंट होगा बट जीरो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में हमने बस एक जीरो ऐड कर दिया, तो जीरो ऐड करने से क्या हो गया, एक नया सेट आ गया, और उस सेट का नाम हो गया होल नंबर्स, और होल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करेंगे W से, है ना। जैसे नेचुरल नंबर्स का नाम हमने रखा था कैपिटल N, है ना, किसी भी सेट का जो नाम है हमेशा कैपिटल लेटर से रखा जाता है। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होल नंबर्स को हम W से लिखते हैं। और जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जैसे जीरो एक होल नंबर है तो हम क्या बोलेंगे, जीरो बिलोंग्स टू W, 1 बिलोंग्स टू W। पर जैसे 4/5 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज नॉट अ होल नंबर, एंड बिकॉज इट इज नॉट अ होल नंबर तो हम क्या लिखेंगे, 4/5 डज नॉट बिलोंग्स टू W, राइट। देन आफ्टर होल नंबर्स जो हमारा नंबर सिस्टम है वो फिर एक्सटेंड होता है टू इंटीजर्स, है ना। होल नंबर के बाद न्यू सेट ऑफ नंबर्स इज इंटीजर्स, और इंटीजर्स के सेट को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, Z से, या I से भी डिनोट करते हैं, बट ज्यादा जो कॉमन नोटेशन यूज होता है वो Z है, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या है, तो हम क्या बोलते हैं इंटीजर्स में, सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा, और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स आ जाएंगे। दोबारा से सुनिए, सारे नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, जीरो आ जाएगा, मतलब सारे होल नंबर्स कंप्लीट हो गए, और नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स। नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है तो फिर उसका नेगेटिव हो गया -1, 2 एक नेचुरल नंबर है तो उसका नेगेटिव हो गया -2, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ द नेचुरल नंबर, इन सबको अगर हम मिला दें तो ये जो नंबर्स बने, दीज ऑल नंबर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड इंटीजर्स। और इंटीजर्स के सेट को बताया आपको अभी किस नाम से हम याद करते हैं, Z से, है ना। जैसे नेचुरल नंबर्स को N से, होल नंबर्स को W से, तो इंटीजर्स को Z से। अब इंटीजर्स में बेटा एक फर्दर क्लासिफिकेशन हम करते हैं, पहला आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव से ही समझ में आ गया, पॉजिटिव मतलब वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव का मतलब यही होता है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जीरो क्या चीज है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जब मैं कहता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स तो मतलब वो इंटीजर्स जो जीरो से बड़े हैं, जीरो से बड़े हैं मतलब फिर वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दे आर प्रैक्टिकली नथिंग बट नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट
नेचुरल नंबर्स। फिर से अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइन करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स भी डिफाइन करेंगे। तो जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है, तो नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन आता है। अब ध्यान से देखो बेटा, एक तरफ तो मैं बोलता हूँ पॉजिटिव इंटीजर और एक तरफ मैं बोलता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इन दोनों में क्या अंतर है, ये समझने वाली बात है। अब तो पॉजिटिव का मतलब है जो वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया कि जो इंटीजर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए बट जीरो अलाउड है। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में वही अंतर है जो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस था। ठीक है ना। नॉन नेगेटिव में जीरो ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव में 1 से शुरू करेंगे। मतलब नॉन नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, और पॉजिटिव की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। या पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट होल नंबर्स। और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे हमने नेगेटिव इंटीजर्स की बात करी थी, -1 -2 -3 -4, ये तो हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हम किसको बोलते हैं, 0 -1। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब वैल्यू पॉजिटिव नहीं होना चाहिए बट 0 हो सकती है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद 0। तो इसका मतलब हम 4 हिस्सों में हमने इंटीजर्स को बांट दिया। पॉजिटिव इंटीजर्स है ना 1 2 3 4, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4, नॉन पॉजिटिव मतलब 0 -1 -2 -3, नॉन नेगेटिव 0 1 2 3 ऐसे। और इसमें फर्दर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको हम किस सिंबल से डिनोट कर देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को z और ऊपर ऐसे लगा दो प्लस। नेगेटिव इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z ऊपर लगा दो माइनस। z प्लस का मतलब नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स और z माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक। इसके बाद बेटा आपने इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ये भी आपने सुना है। तो इवन इंटीजर का मतलब क्या होता है, वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हैं। और ऑड इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इवन इंटीजर्स ऑब्वियसली कौन कौन होंगे, 0 2 4 6। बट जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो वहां पे हम -2 -4 -6 -8 ये भी इंक्लूड करेंगे। और इन शॉर्ट है ना, बच्चों को तो मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि जब भी आपको इवन इंटीजर्स की बात करनी है तो आप सबसे आसान तरीका जो है ध्यान में रखने का, E स्टैंड्स फॉर इवन इंटीजर। तो जो इवन इंटीजर होगा वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। जो इवन इंटीजर होगा वो हमेशा 2m की फॉर्म में होगा। मतलब ये हो गया ना, एग्जाम्पल तो लिखा हुआ है 0 + -2, ये हो गए सारे आपके इवन इंटीजर्स। और जब भी ऑड इंटीजर्स की बात करनी है तो O स्टैंड्स फॉर ऑड। तो जो भी ऑड इंटीजर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा, 2m + 1। मतलब इवन नंबर प्लस 1 विल बी एन ऑड नंबर और 2m विल बी एन इवन नंबर। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता ही है, +-1 +-3 +-5 +-7, दे ऑल विल कॉन्स्टिट्यूट ऑड इंटीजर्स, राइट। तो नंबर सिस्टम में अभी तक हमारा 3 बातें हुई, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। और अगर हम फिर से ध्यान से देखें कि जो होल नंबर्स हैं हमारे, तो होल नंबर्स इज नथिंग बट ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स भी हैं बट सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। जैसे पहले हुआ था, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, राइट। देन आफ्टर इंटीजर्स, अब ये इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को समझनी है, डिस्कस करनी है। तो रैशनल नंबर क्या है, तो रैशनल नंबर हम ऐसे कहते हैं कोई भी नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। कहने का मतलब अगर कोई भी नंबर x एक रैशनल नंबर है तो इस नंबर x को हमेशा मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, इन द फॉर्म ऑफ p/q।
लिख सकता हूँ। और इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो ये कि जो p है, p बिलोंग्स टू z, मतलब p एक इंटीजर है। सिमिलरली q ऑल्सो बिलोंग्स टू z, मतलब q भी एक इंटीजर है। बट इंपॉर्टेंट बात, जो q है इट कैनॉट बी जीरो। q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो ये कुछ कंडीशन है रैशनल नंबर के डेफिनेशन के अंदर। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p is a integer, q is a integer, but q cannot be zero. Now obviously q cannot be zero because डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, या हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं डिनोमिनेटर कैनॉट बी जीरो और q कैनॉट बी जीरो। ये हो गया डेफिनेशन। अब एग्जांपल से थोड़ा इसको समझो। जैसे कि 3/4 ये एक रैशनल नंबर है। इवन 4 भी एक रैशनल नंबर है। वाई? बिकॉज 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/1, ठीक है। या कोई भी एक नेगेटिव फ्रैक्शन अगर मैं बनाऊं, फॉर एग्जांपल -5/2, ये भी एक रैशनल नंबर है। या -4 ये भी एक रैशनल नंबर है। वाई? बिकॉज ज़रूरत पड़ने पे मैं -4 को लिख सकता हूँ -4/1 विच इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। जो भी नंबर p/q की फॉर्म में है तो वो एक रैशनल नंबर क्लासिफाई हो जाता है, ठीक है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q विल बी कॉल्ड अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं बाय q, ठीक है। तो q इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब हमने बहुत सारे इंटीजर्स पढ़े, जैसे कि 4 एक इंटीजर है, -4 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है। तो क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं? तो आई थिंक आंसर इज यस, क्योंकि हम किसी भी इंटीजर को, जैसे हमने एग्जांपल आपके सामने है 4, तो 4 इंटीजर तो है ही, पर सवाल ये था कि क्या 4 रैशनल नंबर है? तो आंसर यस है। रीजन है, हम 4 को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4/1 एंड 4/1 इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ p/q, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। मतलब ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। जैसे कि -5/2 रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है, या 3/4 रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है। तो आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज रैशनल नंबर, है ना। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, राइट। अब रैशनल नंबर को डिफाइन करने का, समझाने का एक और तरीका भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करते हैं। वो है इसका डेसिमल फॉर्म। देखो, जो भी नंबर p/q की फॉर्म में है तो उसको हम डेसिमल की फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं बेटा, डेसिमल्स की, तो हम कहते हैं जो डेसिमल्स हैं या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, तो जब हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो डेसिमल बनेगा या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, नहीं तो वो डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रकरिंग। रकरिंग मतलब रिपीटिंग। ये सारी बातें आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं, है ना। जब भी रैशनल नंबर को आप डेसिमल की फॉर्म में, है ना, एक तरीका तो p/q की फॉर्म में लिखो या रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखो। और जब भी डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, या तो डेसिमल टर्मिनेटिंग बनेगा या डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा बट रिकरिंग बनेगा, रिपीटिंग बनेगा। अब इसके लिए क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। कुछ एग्जाम्पल से अब इसको समझते हैं। पहले टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो बेटा मैंने नंबर लिखा 1.3 या 1.3, है ना। तो अब सवाल ये है कि क्या ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक रैशनल नंबर है? तो आंसर इज यस। वाई? यस बिकॉज
ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नंबर दिख रहा है वो एक टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि 3 के बाद आगे कोई और डिजिट नहीं है, और अगर 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो नेचुरली एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये एक रैशनल नंबर भी है। वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर? बिकॉज इसको ज़रूरत पड़ने पे मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसको अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो मेरे को कैसे लिखना होगा? 13/10 विच इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब इसमें एक चीज़ और समझनी है। अब देखो, जब मैं इसको p अपॉन q से कंपेयर करता हूँ तो जो q है यहाँ पे वो 10 है, और क्योंकि 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है तो जब मैं 10 के फैक्टर्स बनाऊंगा वो क्या बनेंगे? एक 2 बनेगा और एक 5 बनेगा, है ना? आपको सर ये क्यों समझा रहे हो, तो उस पर आते हैं अभी थोड़ी देर में। बट हाँ, इतना समझ में आया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो एक रैशनल नंबर है, और उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल बनाते हैं अभी टर्मिनेटिंग में। अभी ध्यान दीजिए, अब टर्मिनेटिंग में और एग्जाम्पल, मान लो हमने एक नंबर लिखा 1.4। समझते जाओ बात को। आपको सर 1.3 सिखाया था, 1.4 सिखा रहे हो, इसमें नया क्या है? तो 1.4 को अगर जब आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हो तो 1.4 को जब p बाई क्यू फॉर्म में लिखा तो ये क्या बन गया? 14/10, या इसको और सिंप्लीफाई किया तो 7/5, विच इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, विच इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और ये टर्मिनेटिंग नंबर भी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा है। और जो q है अब इस बार क्या है? 5। क्लियर? ये हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो जितने भी डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिकरिंग होते हैं, उसके लिए क्या लॉजिक है, समझेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो बेटा हमने एक नंबर लिखा x, और इस x को मैंने लिख दिया 4/3। इस x को हमने लिख दिया 4/3। अब अगर मैं 4/3 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो देखो, छोटी क्लासेस में आपने डिवीजन भी पढ़ा है। ये 3, आप ऐसे ब्रैकेट लगा के 4, फिर कोशेंट में सबसे पहले 1 लिखा, यहाँ पे 3 आया, फिर 3 आने के बाद रिमाइंडर इज 1। अब ये 1 3 से डिविजिबल नहीं है तो आप यहाँ पे एक डेसिमल लगाते हो, डेसिमल लगाने से यहाँ पे एक 0 आ गया, फिर डिवाइड किया 3 से, फिर डिवाइड किया 3 से, 3 इंटू 3 9 आ गया, फिर 1 आ गया, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया, ये फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 0 आ गया। मतलब ये प्रोसेस आपका रिपीट होता दिख रहा है बार बार, और इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 4/3 को जब हमने डेसिमल में लिखा वो क्या बन गया? 1.33 डॉट डॉट। बट नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग का मतलब ये हो गया ना कि ये जो डेसिमल सिस्टम है ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है वही डेसिमल। और क्योंकि वही डेसिमल रिपीट हो रहा है तो आपको एक नोटेशन सिखाया गया होगा छोटी क्लासेस में, इसको हम कई बार लिख देते थे 1.3 बार, 3 के ऊपर ऐसे एक बार लगा दिया। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या सीखा कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स हैं दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल जो नंबर्स हैं वो कहाँ से निकले? p बाई क्यू की फॉर्म में ही है। मतलब जरूरत पड़ने पे मैं इसको रिपीटिंग डेसिमल में चेंज कर सकता हूँ या रिपीटिंग डेसिमल को p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट हमने सीखा क्या अभी तक? तो हमने ये सीखा ना बेटा कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं, राइट? अब फर्दर जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने यहाँ पे q को सिग्निफाई किया था, अब ध्यान से देखो इस वाले एग्जाम्पल में
इस एग्जाम्पल में व्हाट इज q? तो q इज 3, q 3 है, एंड बिकॉज q इज 3 डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है 3 ही है, सिर्फ 3 ही है, एंड दिस प्राइम फैक्टर इज अदर देन 2 और 5, दिस प्राइम फैक्टर इज अदर देन 2 और 5। तो जब भी डिनोमिनेटर में p बाय q की फॉर्म में जो q है, q के प्राइम फैक्टर में अगर 2 या 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर आ गया, अगर q की फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आ गया, जैसे इस एग्जांपल में 3 आ गया, तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगा 4/3 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो गारंटी है, वो कैसा बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बनेगा। और अगर p बाय q की फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है, जैसे आपने देखा होगा इस वाले एग्जांपल में q 10 है, इस वाले एग्जांपल में q 5 है, और 10 कैसे बनता है? एक 2 और एक 5 से, 5 तो एक ही प्राइम नंबर है। तो जब भी डिनोमिनेटर में मतलब q के प्राइम फैक्टर्स में 2 इन्वॉल्व है, 5 इन्वॉल्व है और इसके अलावा और कोई भी इंटीजर इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है, सॉरी, इस केस में जो डेसिमल बनेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, है ना। तो इसका मतलब p बाय q से टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल बनेगा, वो डिपेंड करता है q पे। अगर q के प्राइम फैक्टर्स में 2 है, 5 है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। अगर q की फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल बनेगा। अब इस बात को एक कुछ एग्जांपल से और डिस्कस कर देते हैं। देखो, जैसे मान लो बेटा मैंने एक नंबर लिखा x और वो मैंने नंबर लिख दिया से 3/40, ठीक है। तो जाहिर है ये जो नंबर है 3/40 ये p बाय क्यू की फॉर्म में है, ये नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर है। बट इस एग्जांपल में जो q है वो क्या है? q 40 है। अब अगर हम 40 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 40 में आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी अब नहीं आएगा, इंटू 5। अब इसकी फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर्स हैं, या तो 2 या 5। और अगर डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में 2 हो या 5 हो और इसके अलावा कुछ ना हो, फिर गारंटी है कि ये जो डेसिमल बनेगा, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेटिंग। और अगर आप इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना भी चाहते हो, बनाना ही है, तो ठीक है यार बना देंगे। ध्यान दो आप कैसे, ऊपर नीचे 5 से गुना कर लो। आपको सर 5 से गुना क्यों किया, समझाते हैं सारा। ये 15/200 हो गया। अब 15/2, 15/2 7.5 हो गया, तो 7.5 बाई 100, और बाई 100 का मतलब क्या होता है? ये बन गया फिर आपका 0.075 और इसके बाद हो गया टर्मिनेट। तो इसका मतलब 3/40 का टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन क्या बन गया? 0.075। बट यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों बना? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है 40, इट कंटेन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5 ओनली, एंड इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या p बाय क्यू का ये मतलब है। फिर से अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल चाहिए, ध्यान देते हैं उस पर भी। मान लो मैंने एक नंबर लिखा x और वो नंबर है से 10/9, 10/9। अब यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर में क्या है? 9। 9 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या आ गया? 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब अदर देन 2 और 5। और जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर आ जाएगा अदर देन 2 और 5, इसका मतलब जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिपीटिंग बनेगा। अब वो आप डिवाइड करके आप चेक कर लेना, जब आप 10/9 करोगे तो ये पता क्या बन जाएगा? 1.11111, ये चलता रहेगा।
जिसको फिर हमें मजबूरन क्या लिखना पड़ता है, 1.1 बार, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक, तो कब टर्मिनेटिंग बनना है, कब नॉन टर्मिनेटिंग बनना है, आई होप इन एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा। तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन अगेन, है ना, हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर, तो एक बारी रिकैप कर लो अभी हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा यहाँ पे कि जो भी नंबर है ना, रैशनल नंबर को अपन ने दो तरीके से डिफाइन किया। पहला डेफिनेशन क्या था, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p इज एन इंटीजर, q इज एन इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम बोल देते हैं रैशनल नंबर, राइट। और फिर हमने कहा कि भाई रैशनल नंबर को समझाना है तो आप डेसिमल की फॉर्म में भी समझा सकते हो। डेसिमल की फॉर्म में कैसे समझाया, हमने कहा जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, या फिर जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो भी रैशनल नंबर हैं। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को भी हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। फर्क ये था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनेगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनेगा, वो डिपेंड करता है p बाय q में q के ऊपर, जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कंटेन द प्राइम नंबर्स 2 एंड 5 ओनली, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर इन्वॉल्व नहीं है डिनोमिनेटर में, तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो टर्मिनेटिंग बनेगा। अगर डिनोमिनेटर में p बाय q में जो q है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया, तो गारंटी है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनेगा। इस केस में जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, और ये आपको ऑलरेडी समझा दिया। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर Q, कैपिटल Q से इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ अब छोटे छोटे एग्जांपल्स थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, हमारे को एक नंबर दिया गया 4.3 बार। 4.3 बार का मतलब आप समझते हो, 4.3 बार का मतलब है बेटा 4.3333, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि जब भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होता है तो उसको हम जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो अब सवाल ये है कि इस नंबर को मैं p बाय q फॉर्म में कैसे लिखूं। तो p बाय q फॉर्म में लिखने के लिए करना क्या होता है, डेसिमल के राइट साइड में जो रिपीटिंग पार्ट है उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में एक डिजिट शिफ्ट कर दो। कैसे, जैसे कि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 को शिफ्ट करेंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड में। कैसे, इस x को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, इस x को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 10x, तो 10x बन गया 43.3 बार। अब सब्ट्रैक्ट करो 10x, मतलब ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो 10x माइनस x विल बिकम 9x, और इधर 43.3 बार और ये 4.3 बार, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 3 बार 3 बार चला जाएगा, 43 माइनस 4 39। इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो क्या बन गया 39/9 या 13/3 या इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे q क्या है 3, और क्योंकि 3 इज ए प्राइम नंबर अदर देन 2 एंड 5, इसी वजह से इस p बाय q का जो रिप्रेजेंटेशन बना वो क्या बना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। खैर यहाँ पे हमारा पर्पस कुछ और था, हमारा पर्पस ये था कि हम एक रिकरिंग डेसिमल को, रिपीटिंग डेसिमल को लिखना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो हमने इस रिकरिंग डेसिमल को p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और फाइनल आंसर हमारा आ गया 13/3। बट प्रोसेस समझ में आया, प्रोसेस में सिंपल था कि जो रिपीटिंग पार्ट है उसको डेसिमल के लेफ्ट में शिफ्ट करो और सब्ट्रैक्ट करो, है ना। इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये सवाल है, इस बार अगर आप ध्यान से देखो, जो x है, x क्या है 0.7, पर जो बार है वो 5 के ऊपर है, बार जो है वो 5 के ऊपर है। मतलब इस बार जो हमें नंबर दिया गया है वो कुछ ऐसा है 0.0.
x दिया गया हमें 0.7 और 5 के ऊपर बार है, मतलब 5 5 5 5 एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। और हमारा पर्पस क्या है, सॉरी ये 0.0 है बेटा, चेंज करो इसको नहीं ठीक लिखा था मैंने, दिस इज 0.75555। अब पर्पस अगेन वही है कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो व्हाट इज द प्रोसेस? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये जो 7 है, 7 इज नॉट अ रिपीटिंग डेसिमल। पहले इसको तो खत्म करो, खत्म करने मतलब इसको डेसिमल के लेफ्ट में शिफ्ट करो, है ना। जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है पहले उसको खत्म करो, उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 10 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 7.5 बार। फिर क्या समझाया था कि जब आपके पास डेसिमल के राइट में रिपीटिंग पार्ट आ गया तो फिर जो रिपीटिंग पार्ट है उसको भी शिफ्ट करो डेसिमल के लेफ्ट में। तो डेसिमल के लेफ्ट में रिपीटिंग पार्ट को शिफ्ट करने के लिए 10 से फिर मल्टीप्लाई किया, तो इधर बन गया 100x और यहाँ पे क्या आ गया 75.5 बार। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, माइनस करो इसको, और जैसे आप इन दोनों को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 100x माइनस 10x विल बी 90x। और राइट हैंड साइड में अगर हम ध्यान से देखें वो 75 माइनस 7 68 बचेगा, मीन्स x की वैल्यू 68/90 या 2 से डिवाइड हो रहा है ये फर्दर, तो 34/45 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। और फिर से अगर हम यहाँ पे q को ऑब्जर्व करें, q कितना बेटा इस बार 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 3 3 इंटू 5, और क्योंकि q की फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं अदर देन 5, यहाँ पे 3 आ गया ना, और यही कारण है कि जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। ठीक, और एग्जांपल एक देखते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल, और पर्पस अभी भी हमारा वही है कि हम इस नंबर को लिखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। और इस बार ये जो नंबर आपको दिया गया है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 3.27 बार, मतलब 3.27 फिर से 27 फिर से 27 एंड सो ऑन, राइट। 3.27 के ऊपर बार है। तो जैसे समझाया था डेसिमल के बाद आपको सिर्फ रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है, बट इसमें नई बात ये है कि जो रिपीटिंग पार्ट है उसमें 2 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या किया था कि जो रिपीटिंग पार्ट है उसको डेसिमल के लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो इस बार क्योंकि रिपीटिंग पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स को डेसिमल के लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 100। तो 100x, तो 100x क्या आ जाएगा 327.27 बार। नाउ calling it first equation, calling it second equation, what will apply 2 minus 1। सब्ट्रैक्ट करिए इन दो इक्वेशंस को, और जैसे ही आप इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100x माइनस x विल बिकम 99x एंड राइट हैंड साइड में 324। इट मीन्स जो x है वो किस फॉर्म में आ गया 324/99 विच इज इन द फॉर्म ऑफ 108/33। ये फर्दर 3 से डिवाइड हो रहा है बेटा, और अगर फर्दर 3 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 36/11 विच इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड we can convert non-repeating decimals in the form of p/q, but प्रोसेस समझ में आना चाहिए, है ना, प्रोसेस क्या लगाना आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए फिर आता बेटा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इरैशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इरैशनल नंबर्स। तो अगर आसान भाषा में बोला जाए
कि भाई इरैशनल नंबर क्या है, तो हम उसमें बड़ा सिंपली कहते हैं कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, एक तरीका। दूसरा तरीका हम कहेंगे वो नंबर जिसको p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बड़ी वैलिड सी बात है, अगर नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में होगा तो रैशनल होगा, और अगर p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होगा तो इरैशनल होगा। और इसी बात को कहने का तीसरा तरीका कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स विल बी कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। ठीक है ना, क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो p बाय क्यू की फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा तो भी p बाय क्यू की फॉर्म में होगा। इसका मतलब p बाय क्यू की फॉर्म में कौन नहीं होगा, तो इसका मतलब वो सारे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, वो सारे के सारे डेसिमल्स किस में क्लासिफाई कर दिए जाएंगे, इरैशनल नंबर में, है ना। तो इरैशनल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल या विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, या वो सारे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। एग्जाम्पल्स आप समझते हो, आपने क्लास 10th में वो कुछ क्वेश्चंस करे थे, प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल, कुछ मैकेनिज्म आप लगाते थे वहां पे, है ना, छोटी क्लासेस में, कि इरैशनल नंबर्स की जस्टिफिकेशन के लिए। तो हमें पता है जितने भी नंबर रूट 2, रूट 3, रूट 7, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इरैशनल नंबर्स हैं। क्यों है, अगर आप रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन बनाना चालू करोगे तो बनेगा 1.414213 और ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये रुकता नहीं है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और इसमें कोई भी पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, हेंस इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और जितने भी इस तरीके के डेसिमल्स हैं वो क्या बन जाते हैं, इरैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं, Q इज फॉर रैशनल, देन Q कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं इसको, या Q के ऊपर ऐसे बार लगा दो। तो दिस इज द सिंबल टू डिनोट द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। और पूरे मैथमेटिक्स में बेटा हम दो ऐसे इरैशनल नंबर्स हैं जिनका बहुत महत्व है, बहुत यूज होते हैं, जिसमें से एक इरैशनल नंबर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, और वो इरैशनल नंबर है पाई, है ना। पाई एक इरैशनल नंबर है, सुन रहे हो ध्यान से, कान खोल के सुनो सारे, पाई एक इरैशनल नंबर है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यार सर गलत पढ़ा रहे हैं, कि पाई तो 22/7 होता है। तो अगर किसी को लगता है ऐसा होता है, दिस इज रॉन्ग, अब इसको गलती से भी यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p बाय क्यू की फॉर्म में है, और पाई एक इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर का मतलब ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, और अगर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो जाहिर है मैं पाई को p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो फिर आपको सर ये तो हमने हजारों बार यूज किया कि पाई की वैल्यू 22/7, बेटा जो आपने यूज किया है पाई की वैल्यू 22/7 वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो आप कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यूज करते हो। pi is approximately equal to 22/7 but pi is not 22/7, और रीजन बहुत सिंपल है, pi एक इरैशनल नंबर है जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है, और एक इरैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अरे जो नंबर रैशनल है वो इरैशनल नहीं हो सकता, और जो इरैशनल है वो रैशनल नहीं हो सकता, तो पाई इरैशनल है, और अगर पाई रैशनल है तो वो 22/7 नहीं हो सकता, रखोगे ध्यान में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इरैशनल नंबर जो हम पूरे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो है e, इसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर, e को बोलते हैं यूलर्स नंबर, और e का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप लोगों को याद करके चलना है, और 3 डेसिमल्स तक इसको याद करके चलें। जैसे आपने पाई को याद किया हुआ है कि पाई इज अप्रॉक्सीमेटली, है ना, पाई की डेसिमल फॉर्म में आप लोगों ने 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक तो शायद सबने याद किया होता है 3.14। उसी तरीके से e का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.718, ठीक है, e का वैल्यू 2.718, बट पाई इज अ इरैशनल नंबर, एक कांस्टेंट नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, e भी एक कांस्टेंट है, एक इरैशनल नंबर है, और उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे 2.718, राइट। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये, है ना, नंबर सिस्टम को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसको हम क्या कहते हैं कि अगर हम सारे रैशनल नंबर्स और सारे
इर्रेशनल नंबर्स को मिला दें, सारे रैशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम मिला दें तो जो नंबर्स बन के आते हैं दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं बाय द सेट आर, है ना। रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर, ऑल रैशनल नंबर्स प्लस ऑल इर्रेशनल नंबर्स कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली अब रिवाइज करवाता हूँ ये, है ना, कि हमने नंबर सिस्टम में क्या सीखा अभी तक। देखो, आपने छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन पढ़ा, है ना, ये पढ़ा बच्चों हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन। तो व्हाट इज अ नंबर लाइन, है ना, हम बोलते हैं कि जो भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है वो एक रियल नंबर है, जो भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है वो एक रियल नंबर है। और हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम कहाँ से शुरू किया, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में हमने क्या बोला कि भाई 1 आएगा, 1 के बाद सीधे 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा। तो जब आप 1 2 3 4 तक सीमित थे, ये क्या था आपका 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स। फिर हमने 1 2 3 4 में ऐड कर दिया 0, तो इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 क्या बन गए, होल नंबर्स। फिर हमने क्या किया, नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स को ऐड करना शुरू किया। तो जब इनके नेगेटिव्स आए तो ये बन गया -1 -2 -3। अब ये क्या बन गए, इंटीजर्स। ये क्या बन गए, इंटीजर्स, है ना। अब आपको इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं नंबर लाइन पे, बट अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 एक पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन, मतलब एक रियल नंबर है। 2 एक पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन, तो 2 एक रियल नंबर है। बट मुद्दे की बात है कि 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं बेटा, 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, राइट। अब ये जो 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो दीज इनफाइनाइट पॉइंट्स आर नथिंग बट, इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में कुछ रैशनल नंबर हैं और कुछ इर्रेशनल नंबर होंगे, है ना। इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में कुछ रैशनल नंबर हैं और कुछ इर्रेशनल नंबर हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 1 और 2 के बीच रैशनल नंबर्स की बात करूं, 1 और 2 के बीच रैशनल नंबर्स की बात करें, तो यू कैन से 13/11 ये एक रैशनल नंबर होगा, या 17/13 ये भी एक रैशनल नंबर होगा, या 14/11 या 18/13। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, रैशनल नंबर्स, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। बट ऑब्वियसली इन सबका जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग है, और 1 पॉइंट समथिंग का मतलब वो 1 और 2 के बीच में है। इट मीन्स 1 और 2 के बीच कितने रैशनल नंबर्स होंगे, अनगिनत, इनफाइनाइट। उसी तरीके से 1 और 2 के बीच कितने इर्रेशनल नंबर्स होंगे, अनगिनत। मैं वो भी लिख के दिखाता हूँ। अगर मेरे को 1 और 2 के बीच में इर्रेशनल नंबर्स चाहिए, q कॉम्प्लीमेंट, तो फॉर एग्जांपल √2 या क्यूब रूट ऑफ 2 या √3 या क्यूब रूट ऑफ 3, 3 पावर 1/3, 4 पावर 1/3, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, पर ये सारे के सारे नंबर्स लाई कहाँ पे करेंगे, 1 और 2 के बीच में। तो इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या सीखा कि नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और अगर नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रियल नंबर को। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, अब देखो मैं कुछ लैंग्वेज बदल रहा हूं अपना। अब मैं कह रहा हूं बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स का मतलब मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच अनगिनत पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो यहां से हमने सीखा क्या, तो हमने सीखा ये कि बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स का मतलब बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स देयर आर
between any two real numbers there are infinite rational numbers and infinite इर्रेशनल नंबर्स। मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच अनगिनत रैशनल नंबर्स हैं और अनगिनत इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमने नंबर्स पढ़े नंबर सिस्टम में सारे इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर्स कितने हैं? अनगिनत, इनफाइनाइट। होल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। इंटीजर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। रैशनल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट, है ना। इरेशनल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। और कोई भी पॉइंट जो नंबर लाइन पे है वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसका मतलब बिटवीन एनी टू पॉइंट्स देयर आर infinite rational numbers and infinite irrational numbers, right? तो इतना बेटा आपने क्लास 10th तक पढ़ा होता है ना नंबर सिस्टम। अभी हमने सिर्फ नंबर सिस्टम का रिकैप किया एक छोटा सा, है ना। बट ये सारे नंबर्स है ना, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये आप क्लास 10 तक पढ़ के आते हो। अब एक और तरीके के नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू करने से पहले छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी काम की बातें हैं ये, है ना। इनको ध्यान से समझो। अच्छा देखो, एक स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि x एक रियल नंबर है, मतलब x बिलोंग्स टू r। अगर x एक रियल नंबर है तो जाहिर है उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बेटा x है 4, तो जब इसका स्क्वायर किया कितना आ गया? 16। और 16 कैसा है? ग्रेटर दैन 0। मान लो x है -3, तो जब इसका स्क्वायर किया कितना आ गया? 9, विच इज ग्रेटर दैन 0। हाँ, सिर्फ एक ही केस है जब स्क्वायर 0 आएगा, जब x होगा 0 तो उसका स्क्वायर किया 0, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बोल सकते हैं। इसका मतलब जब भी किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, एवरी रियल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अभी हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन पढ़ा था, तो अगर 0 यहाँ पे है तो जो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, वो नंबर लाइन के राइट साइड में होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रियल नहीं हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले आयोटा की, है ना। फिर आपको कि सर ये आयोटा क्या चीज़ है? आयोटा को बेटा हम डिनोट करते हैं आई से। और आयोटा एक ऐसा नंबर है, आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या मिल जाता है? नेगेटिव नंबर। आयोटा डिनोट करते हैं आई से, बट आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या मिलता है? -1। या आप ऐसा भी कह सकते हो, कि आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1। तो इतना समझ में आ गया कि भाई आयोटा का स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, बट जब मैं रियल नंबर का स्क्वायर करता था तो नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता था। इसका मतलब आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। और जो नंबर रियल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। इसका मतलब आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। इट मीन्स आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। इमेजिनरी क्वांटिटी का मतलब इमेजिनरी नंबर है, मतलब हम आयोटा को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्योंकि आयोटा अगर नंबर लाइन पे एक्सप्रेस हो सकता होता तो आयोटा रियल नंबर होता, और अगर आयोटा रियल नंबर होता तो उसका स्क्वायर नेगेटिव ना होता।
पर आयोटा का डेफिनेशन ही ऐसा है कि आयोटा एक ऐसा नंबर है कि स्क्वायर करने पे क्या मिल जाता है, -1, या आयोटा इज डिफाइंड एज अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ -1, हेंस आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये तो बात हुई आयोटा की, बट हमारा टारगेट यहाँ पे आयोटा को समझना नहीं है, हमारा टारगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना, है ना। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पे आते हैं बेटा। तो हम ये कहते हैं एनी नंबर which can be expressed in the form of a plus iota b। अगर हम किसी भी नंबर को a plus iota b की फॉर्म में लिख सकें तो दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बट यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे z से, तो अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b, तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि a क्या हो, एक रियल नंबर हो, b क्या हो, एक रियल नंबर हो। Any number in the form of a plus iota b is called a complex number, where a is a real number, b is a real number। मैं एग्जांपल देता हूं जल्दी से। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 3 + 4 iota, तो जाहिर है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a plus iota b की फॉर्म से कंपेयर करूं, तो यहाँ पे a कितना हो गया 3 और b कितना हो गया 4, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो a है, a को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल पार्ट ऑफ z, और b को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बट a एंड b आर रियल नंबर्स, बट a एंड b आर रियल नंबर्स। तो ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। एनी नंबर in the form of a plus iota b is called complex number, right? ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। What is complex number? Any number which can be expressed in the form of a plus iota b is called a complex number। और ये जो a है, a को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a is रियल पार्ट ऑफ z, एंड b जो रहता है, b is called imaginary part। इसका मतलब जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि z is 3 + 4 iota, तो इस एग्जाम्पल में रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया 4। और एग्जाम्पल बना देते हैं जल्दी से। मान लो बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इट इज नाउ 2 - 3 iota, तो इस एग्जाम्पल में रियल पार्ट क्या बन गया 2, और इस एग्जाम्पल में इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया -3, -3, है ना, बिकॉज a plus iota b, इसमें a 2 हो गया, b -3 हो गया। तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी डिफाइंड एज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी डिफाइंड एज -3, राइट। और एग्जांपल बनाते हैं। मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z और वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया 4, फिर आप कहोगे सर ये तो a plus iota b की फॉर्म में है ही नहीं, और नहीं है तो यार बना देंगे, क्या दिक्कत है, कैसे बनाएंगे, 4 + 0 iota। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में रियल पार्ट कितना हो गया 4 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 0। और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसमें मैंने लिख दिया 2 iota। अब 2 iota है तो उसको मैं कैसे देखूंगा, 0 + 2 iota, तो बन गया a plus iota b की फॉर्म में। तो इस एग्जाम्पल में रियल पार्ट क्या बन गया 0, इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया 2। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने नंबर लिया 0 और फिर पूछता हूँ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन आंसर इज अगेन यस। वाई यस, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 0 + iota 0। तो उसका मतलब इसमें रियल पार्ट क्या बन गया 0, इमेजिनरी पार्ट भी क्या बन गया 0। क्लियर। तो जो भी नंबर a plus iota b की फॉर्म में है तो उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एनी नंबर। और एक इंटरेस्टिंग बात और समझ में आ रही है, जैसे कि 4 एक रियल नंबर है बट 4 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट
एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, है ना। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा सेट हुआ नंबर्स का मैथमेटिक्स में वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर से बड़ा सेट था होल नंबर्स का, होल नंबर से बड़ा सेट बन गया था इंटीजर्स का, इंटीजर से बड़ा सेट रैशनल का, रैशनल और रैशनल को बना के एक और बड़ा सेट आ गया रियल नंबर्स का, और रियल नंबर से भी बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं सी से, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं बाय सी, बाय द सिंबल सी, है ना। जैसे नेचुरल नंबर्स को n से, होल नंबर्स को w से, फिर क्या पढ़ा था, इंटीजर्स को z से, रैशनल को q से, रियल को r से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को c से, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। अब एक छोटा सा ज्योमेट्री देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको पूरा एक वेन डायग्राम के माध्यम से नंबर सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या, है ना। जस्ट आपकी एक रिकॉलिंग के लिए, जस्ट फॉर योर रिकॉलिंग, है ना। देखो ये सबसे अंदर सर्कल ये किसका बन गया, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होल नंबर्स का, होल नंबर से बड़ा सेट इंटीजर्स का, इंटीजर से बड़ा सेट रैशनल नंबर्स का, फिर रैशनल और इरैशनल को मिला के क्या बन गया, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स से भी बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, है ना। तो ये हमारा है नंबर सिस्टम, या आप ऐसे कह सकते हो कि नंबर सिस्टम इस तरीके से इवॉल्व हुआ, नंबर सिस्टम जो है वो इस तरीके से इवॉल्व हुआ, राइट। नेचुरल नंबर्स, फिर आए होल नंबर्स, फिर आए इंटीजर्स, फिर आए रैशनल, रैशनल के पैरेलल इरैशनल, रैशनल और इरैशनल को मिला के रियल, और रियल से भी बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस देखो ना, सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हैं, सारे के सारे रैशनल और इरैशनल रियल नंबर्स के अंदर हैं, सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के अंदर हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, है ना। तो ये हुआ बेटा हमारा आज कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, है ना, कि मैथमेटिक्स में हम कौन कौन से नंबर्स को स्टडी करते हैं, राइट। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं ना, बड़ा एलिमेंट्री था, पहला दिन था, बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, छोटा छोटा रिवीजन किया हमने, और नेक्स्ट क्लास में अभी हम और बहुत सारे तरीके के नंबर्स की बात करेंगे, और अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो 11th में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है वो कितना डीप तक जाता है, छोटी छोटी बातों से कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आज के लिए थैंक यू एवरीवन, and hopefully we'll meet in the next class, right? Thank you everyone.